नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो चल रहा है और यह लेक्चर संख्या 12 है मित्रों। लेक्चर संख्या 12 है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का लेक्चर संख्या 12 है। और अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल दिया जा रहा है। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉपिक है। और यह बात आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री पहली बार में ही निकालना चाहते हैं तो मैं आप लोग को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। आप लोग देख सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। अगर आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे, मैं यकीनी तौर पे बोल दूं कि बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा और जो कुछ मिलेगा वही रामबाण रहेगा। और ये 1499 रुपए का जो कंप्लीट कोर्स है वह बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए भी है और साथ ही साथ बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मौर्य साम्राज्य यह लेक्चर संख्या 12 है। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर संख्या, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स है। और यह जान लें कि परीक्षा कोई भी हो, सिर्फ बिहार स्टेट के लिए ही बिहार स्टेट के लिए मैं दे रहा हूं, लेकिन परीक्षा कोई भी हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न आप लोग को ज्यादातर मिलेंगे। और यह बात आप जान लीजिए, देख लीजिए कितनी चित्रात्मक शैली में कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स है। हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से संबंधित नोट्स आप लोग को मिल ही जाएगा, यह बात आप जान लें। कोई भी प्रश्न होगा मौर्य साम्राज्य से संबंधित, अगर 10 प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं तो यहीं से आएंगे, 2 प्रश्न भी आएंगे तो यहीं से आएंगे, कोई भी प्रश्न हो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और मौर्य साम्राज्य से संबंधित यह पूरा लेक्चर वीडियो है और यह लेक्चर संख्या 12 है। हमने साम्राज्य विस्तार देख लिया था मौर्य साम्राज्य का। अब यह टॉपिक है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो हुआ था मौर्य शासक अशोक महान के समय में कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने बनाया था और इस भीषण रक्तपात से उसकी आत्मा द्रवित हो चुकी और उसने तलवार फेंक दिया और यह शपथ लिया कि वह कभी भी तलवार नहीं उठाएगा, कभी भी हिंसा नहीं करेगा। और उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, उसने धम्म घोष का विजय घोष कर दिया। ठीक है, तो हम कलिंग युद्ध के बारे में देखेंगे। देखिए, कलिंग युद्ध जो हुआ था सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ था। आमतौर पर कलिंग के राजा का नाम तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है, आवश्यकता भी महसूस नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कलिंग का राजा था नंद। ठीक है, और इसके बीच में युद्ध होता है अशोक और नंद के बीच में। कलिंग युद्ध कब होता है? 261 बीसी में हुआ। देखिए, सिंहासन पर विराजमान होने के बाद अशोक ने केवल एक युद्ध किया जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है। अशोक के 13वें अभिलेख से, देखिए अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं, इसमें से 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था 269 में हुआ था, 269 बीसी में। ठीक है, और कलिंग युद्ध कब होता है? 261 बीसी में होता है। 261 बीसी में कलिंग युद्ध होता है। मतलब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह वर्तमान उड़ीसा राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा भी राज कर रहा था। नंदराज नामक राजा कलिंग पर शासन कर रहा था। ठीक है, इसके अनुसार इस दौरान 1 लाख लोग मारे गए थे। जो कलिंग युद्ध हुआ था इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और लाखों लोग तबाह हो गए और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाई थी। फलस्वरूप अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष बनाया था। लगभग 1 लाख लोग मारे और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और उससे उसकी आत्मा बहुत द्रवित हो चुकी। ठीक है, उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपना लिया, मतलब नैतिकता पर आधारित शासन चलाने लगा। ठीक है, तो यह भीषण रक्तपात हुआ था कलिंग युद्ध और यह सभी टॉपिक आपके काफी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, भाबरू शिलालेख जो है आपका राजस्थान के विराटनगर में मिला है भाबरू शिलालेख, उसमें
कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध के 2.5 वर्ष बाद अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो अशोक किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर, मतलब कलिंग युद्ध हुआ, उसने तुरंत बौद्ध धर्म अंगीकार नहीं किया, लगभग उसकी आत्मा द्रवित हो चुकी थी, लेकिन वह 2.5 वर्ष बाद उसने बौद्ध धर्म के भिक्षु उपगुप्त के परामर्श से, उपगुप्त के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो यह उपगुप्त ही है जिसने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। प्लिनी के अनुसार, प्लिनी यूनानी विद्वान, उसके अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया था। अच्छा, कलिंग पर अशोक ने आक्रमण क्यों किया? देखिए, कलिंग जो था व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने के लिए कलिंग रास्ते में पड़ता था, ठीक है, और उस पर नियंत्रण करना अशोक के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था, इसीलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया था, ऐसा कथन प्लिनी का है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र में यह भी जिक्र मिलता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, और आज भी उड़ीसा में हाथियां ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। और हाथियों का कार्य क्या था? हाथी जो होती थी वह युद्ध क्षेत्र में काम आती थी, युद्ध के लिए काम आती थी, ठीक है, इसीलिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर क्या किया? आक्रमण किया। और एक तो उसके उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग में पड़ता था कलिंग, इसलिए व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भी कलिंग काफी महत्व का था। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। जब अशोक ने कलिंग पर अधिकार कर लिया तो उसने वहां 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। मतलब सम्राट अशोक ने कलिंग में 2 राजधानियां बनाई। देखिए, उत्तरी केंद्र की जो राजधानी थी वह थी तोसली थी, ठीक है, और दक्षिणी केंद्र की जो राजधानी थी वह थी जौगढ़, ठीक है। तो उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़ थी। जिस तरह से उज्जैन की 2 राजधानियां थी, एक अवंती एक महिष्म थी, ठीक है, वैसे ही कलिंग की 2 राजधानियां तोसली और जौगढ़ थी। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म, यह भी बहुत सोचने वाला विषय है। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म, मतलब क्या सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? यह बात आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे यह मान लगाया जाता है कि अशोक ने वास्तव में बौद्ध धर्म के प्रति एक सम्मान व्यक्त किया था, ठीक है। अशोक ने अपने 14 शिलालेखों में, 7 स्तंभ लेखों में, जो जगह जगह देश के अन्य भागों में जिस धर्म का प्रचार किया था वह नैतिकता पर आधारित था। वह बौद्ध धर्म से प्रभावित जरूर हुआ था, लेकिन वह उसने हिंदू धर्म को, मतलब वैदिक धर्म के प्रति आस्था रखना नहीं छोड़ा था। सम्राट अशोक ने स्वयं यह आज्ञा दे दी थी कि अगर मैं शयन कक्ष में हूँ या अंतःपुर में हूँ, अर्धरात्रि के समय कोई ब्राह्मण, कोई भिक्षु अगर अर्धरात्रि के समय हमारे द्वार पर आता है तो वह द्वारपालो निसंदेह आप लोग मुझे सूचित करें। यह बातें अशोक कहा करता था। तो देखिए, सिंगली अनुसूचियों में दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। एक जगह मिलता है उपगुप्त, देखिए उपगुप्त का नाम भी उल्लेखनीय है, ठीक है, यहाँ पर है उपगुप्त का नाम। अशोक ने उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उपगुप्त के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, मतलब उपगुप्त से प्रभावित हुआ, लेकिन अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम जिसने किया था वह निग्रोध ने किया था। निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम किया। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस के प्रभाव से यह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। मतलब उपगुप्त, निग्रोध और मोगली पुत्र तिस काफी महत्वपूर्ण है। जिसने तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किया था मोगली पुत्र तिस ने, ठीक है, इसने भी बौद्ध धर्म में अशोक को प्रभावित किया। अशोक ने मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीत बुलाई थी, जिसमें मोगली पुत्र तिस ने अभिधम्म पीठक के कथा वस्तु की रचना की थी। अभिधम्म पीठक के कथा वस्तु की रचना की थी। तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी वह आपका पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय में, ठीक है। कब हुई थी? 251 बीसी में, 251 बीसी में हुई थी, और मोगली पुत्र तिस के अध्यक्षता में हुई थी। और मोगली पुत्र तिस ने इसी संगत में अभिधम्म पीठक की कथा वस्तु की रचना की, मतलब अभिधम्म पीठक का रचना किया। अभिधम्म पीठक किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है।
शुद्ध पीठक और विनय पीठक की रचना बौद्ध धर्म के प्रथम संगत में हुई गई थी। ठीक है। मोगलीपुत्र तीस ने अशोक के पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, मोगलीपुत्र तीस ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तत्पश्चात उसने महेंद्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट और बिहार यात्राएं रोक दी। मतलब न तो वह आखेट करता था और न वह मतलब एक मनोरंजन के लिए न कि बिहार करता था। ठीक है। तत्पश्चात उसने धर्म यात्राएं आरंभ की, उसने धर्म की दृष्टि से यात्राएं आरंभ की, आखेट करना छोड़ दिया था। डॉक्टर स्मिथ जो एक बड़े इतिहासकार हैं, उनके अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के स्थलों की तीर्थ यात्रा का क्रम क्या है। देखिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म जहां जहां भगवान बुद्ध गए थे, जहां जहां भगवान बुद्ध के चरण पड़े थे, उन पवित्र जगहों की यात्राएं की थी। तो उसकी यात्रा का कुछ क्रम है, यहां पर देख लेते हैं। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया और कुशीनगर। ठीक है, इसकी यात्रा का क्रम है। दिव्यावदान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ दिव्यावदान। दिव्यावदान के अनुसार बाल पंडित नामक भिक्षु के प्रभाव के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अब देखिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम है, तो दिव्यावदान के अनुसार यह जान लें कि बाल पंडित के नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, उपगुप्त ने भी किया था। तो सबका नाम आप लोग नोट करना, क्या कर सकते हैं। ठीक है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, देखिए जिस तरह से उसने सम्राट मतलब कि भगवान बुद्ध के चरण जहां जहां पड़े थे वहां वहां अशोक ने धर्म यात्राएं की थी। तो उसने शासन के 10वें वर्ष उसने बोधगया की यात्रा की थी। ठीक है। और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। यह दो ध्यान रखिएगा, 10वें वर्ष उसने बोधगया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। उसने लुम्बिनी गांव की जब यात्रा किया तो उसे कर मुक्त घोषित कर दिया। और यह क्योंकि यह क्या था, लुम्बिनी जो था भगवान बुद्ध का जन्म स्थल था। और यहाँ पर जो पहले टैक्स 1/6 लिया जाता था, 1/6 लिया जाता था भाग, उस भाग को 1/8 कर दिया। भाग मतलब कर। ठीक है। 1/6 लिया जाता था, उसे 1/8 कर के रूप में लेने की घोषणा कर दी। ठीक है। और रुमिनदेई जो सम्राट अशोक का एक अभिलेख है, रुमिनदेई अभिलेख, उसमें लुम्बिनी में कर मुक्ति की घोषणा की जानकारी मिलती है। राजाभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने निगाली सागर भी गया। ठीक है। 20वें वर्ष में अशोक निगाली सागर भी गया। और 14वें वर्ष कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का दूसरी बार संवर्धन कर आकर, देखिए 20वें वर्ष नहीं गया था, ये 14वें वर्ष गया था, पूरी गलती हो गई है। राजाभिषेक के 14वें वर्ष निगाली सागर भी गया और 14वें वर्ष ही कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का दूसरी बार संवर्धन कर आकार को 2 गुना कराया। और कनक मुनि के बौद्ध स्तूप का दूसरी बार संवर्धन करके उसका आकार गुना कराया था उसने। तो यह काम उसने 14वें वर्ष निगाली सागर गया और कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का संवर्धन करके उसे 2 गुना कर दिया। तो यह प्रमुख कार्य थे सम्राट अशोक के द्वारा। देखिए भाबरू शिलालेख आपका राजस्थान के विराटनगर में है। इसमें अशोक ने स्वयं को बौद्ध कहा। भाबरू शिलालेख में अशोक ने इसमें अपने आप को बौद्ध कहा और साथ ही साथ बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति उसने निष्ठा व्यक्त की। यह अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण भाबरू शिलालेख ही है। ठीक है। इसमें 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची भी दी गई है भाबरू शिलालेख में। अशोक का बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है, जो सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। राजाभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, देखिए मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक ने क्या कहा अपने आप को, बुद्ध शाक्य कहा। तारानाथ जो बौद्ध लेखक थे, उसने अशोक का धर्म तांत्रिक बौद्ध एवं मातृ देवी के उपासक बताया। तारानाथ ने कहा कि अशोक का जो धर्म है वो तांत्रिक बौद्ध है एवं उसने अशोक को मातृ देवी का उपासक बताया था। जबकि स्मिथ के अनुसार अशोक एक भिक्षु और सम्राट दोनों था। ठीक है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। इन गुफाओं के नाम ध्यान रखिएगा, कड़, चौपार, सुदामा और विष्णुपुरी। इन 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने कराया था बराबर की पहाड़ियों में। ठीक है। तो इसने बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया था।
यह सम्राट अशोक की चित्र है। तो देख सकते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें सबसे विख्यात जो है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था। सांची का स्तूप, सांची की स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने ही बनाया था, जो मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट रायसेन जिला में है आपका। ठीक है, और यह माना जाता है कि 84,000 स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जब शासक बना तो उसने 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। ठीक है, अशोक ने न केवल दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका, म्यांमार और अन्य देशों के लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए अपने प्रचारक भेजे थे। अशोक ने जगह जगह अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने प्रचारक भेजा था। तो यहाँ पर कुछ धर्म प्रचारकों के नाम उल्लेखित हैं जिसको सम्राट अशोक ने भेजा था, और उन धर्म प्रचारकों को कौन कौन से देश में भेजा गया था उसकी सूची भी यहाँ पर दी गई है। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लें। पुत्र महेंद्र, अपने पुत्र महेंद्र और सुमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था। महादेव नामक धर्म प्रचारक को उसने महिषमंडल मतलब मैसूर भेजा था। सून और उत्तरा नामक धर्म प्रचारक को सुवर्णभूमि भेजा था। महाधर्मरक्षित को उसने महाराष्ट्र भेजा था। मज्जंती को कश्मीर और गांधार भेजा था। रक्षित को कर्नाटक के बनवासी में भेजा था। धर्मरक्षित को अपरांतक क्षेत्रों में भेजा था। ठीक है, महारक्षित को भेजा था यवन देश। देखिए, महाधर्मरक्षित है जो महाराष्ट्र गया है, और महारक्षित को भेजा था यवन देश में। मज्जिम को भेजा था हिमाचल प्रदेश में, और ये मज्जंतिक हैं जो कश्मीर और गांधार में गए थे। मज्जिम गए थे हिमाचल प्रदेश में। तो यह क्या है? ये बौद्ध धर्म के प्रचारक है जिसको सम्राट अशोक ने अलग अलग देशों में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा और देख लीजिए। हम जो भी कुछ आप लोग को यूनिट वाइज जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह देख सकते हैं, यह जो आप लोग का जो भी पीडीएफ दिया जा रहा है ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। अगर ये मौर्य साम्राज्य का यह पीडीएफ आपने अच्छे से देख लिया तो मैं यकीनी तौर पर बोल दूं यह आपका बिहार स्टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बीपीएससी पीजीटी के लिए भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यह बात आप जान लें, जो भी लोग हमारे कोर्स को परचेज करेंगे, जो भी लोग हमारे कोर्स को लेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल दूं बिहार स्टेट उनका नहीं रुकेगा। इसके पहले 172 लोग लगभग हमारे बैच में एडमिशन लिए थे बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए, और सभी लोग उसमें सफल हुए। ठीक है, तो आप भी लोग निसंदेह हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।